नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फ्री बैच आपका चला हुआ है। इसी सीरीज में आपका दूसरा वीडियो है जो कि आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बैरठ सभ्यता से रिलेटेड होगा। चलिए इसी सीरीज में शुरू करते हैं। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता जो कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है कि एक ग्रामीण संस्कृति थी और ताम्रवती नगरी इसको कहते हैं। इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं, बनास सभ्यता भी कहते हैं, आघाटपुर की सभ्यता भी बोलते हैं, आघाट दुर्ग बोलते हैं एवं धूलकोट की भी बोलते हैं। इसका पुराना नाम ताम्रवती नगरी भी था। और ये जो सभ्यता है उदयपुर जिले के अंदर आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। यदि आयड़ नदी के बारे में बात कर लेते हैं, जब आयड़ नदी उदय सागर झील में जाती है और उसके बाद से निकलती है तो इसका नाम बेड़ज हो जाता है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती था। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर, आघाट दुर्ग, धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब इसकी खोज के बारे में यदि बात करते हैं तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। और इसके उत्खनन का कार्य, देखो खोज करना और उत्खनन करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। खोज करने का मतलब तो ये होता है कि अक्षय कीर्ति व्यास ने पता लगाया था कि यहाँ पर भाई कोई सभ्यता थी या कोई पुरानी संस्कृति थी, लेकिन इसकी खुदाई का कार्य किसने किया? 1953 में ही अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। लेकिन उसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल की देखरेख में ये काम संपन्न होता है। उसके बाद पुणे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर एचडी साखलिया के नेतृत्व में खुदाई का कार्य हुआ, लेकिन अभी तक इसकी पूरी खुदाई हुई नहीं है। यदि कार्बन 14 जो विधि होती है जीवाश्म को या जो भी पुरातत्वविद यूज करते हैं, उसके आधार पर इसका जो काल माना गया है 2000 से 1200 BC ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता हो, ये बनता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता होती है जिसके अंदर 6 तांबे की मुद्रा व 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो आपका हो जाता है आहड़ सभ्यता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं तो आहड़ सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसके अंदर तांबे की जो वस्तुएं बनती थी, तांबे की जो वस्तुएं बनती थी वो किस में बनती थी? भट्ठी के अंदर बनती थी। वो भट्ठी कहाँ मिली है? आहड़ सभ्यता में मिली है। यदि इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको हम बनास सभ्यता भी बोलते हैं, ताम्रवती नगरी भी बोलते हैं, ताम्र नगरी बोलते हैं, आघाटपुर भी बोलते हैं, आघाट दुर्ग भी बोलते हैं एवं धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी। इसके अलावा इसको हम बड़े मृद भांडों की सभ्यता भी बोलते हैं। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बने हुए बर्तन को कोट वगैरह की भी सभ्यता बोलते हैं। कोट वगैरह की सभ्यता से मतलब आपका ये होता है कि प्राचीन समय में लोग अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अलग से कमरों का निर्माण करवाते थे, वो कोट वगैरह कहलाते थे। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इससे प्राप्त अवशेष हमें क्या क्या मिलते हैं। इसके अंदर में अनाज के भंडार, अनाज के कोठरे, गारे, ओबरी, उल्टी थपाई के बर्तन, बरनी, पूजा की थाली, त्रिशूल, सूती कपड़े पर छपाई, ठप्पा वाला प्रिंट, दाबू का प्रिंट व धान के अवशेष मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये होती है धान का अवशेष, क्योंकि धान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लोथल, रंगपुर, बनावली, इस प्रकार के अन्य भी होते हैं जिनसे आधार पर ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यदि बात कर लेते हैं कि जो पूरी आहड़ सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ पर एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं। किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पूरा परिवार संयुक्त होता था, यानी जॉइंट फैमिली रहती थी। और इसकी एक विशेषता ये भी बताई जाती है कि यहाँ पर कोट वगैरह के अवशेष थे, और कोट वगैरह के अवशेष जैसा कि अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था, वो किसके लिए यूज आते थे भाई? वो अनाज रखने के लिए सुरक्षित किए जाते थे। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें आगे तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो हैं उनके अनुसार ये जो आहड़ सभ्यता थी वो अपने अंतिम चरण में लोहे की संस्कृति में प्रवेश हो गई थी। इसका देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि शुरुआत में आपको बताया गया था कि भाई आहड़ सभ्यता ताम्र संस्कृति थी, यानी तांबे का यूज होता था, लेकिन इसके बाद जब इसका लास्ट फेज था पतन से पहले, तब इन्होंने लोहे का यूज करना शुरू कर दिया था। ये ओपिनियन है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। ओपिनियन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। यदि लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य या प्रूफ के बारे में बात करता है तो 1050 ईस्वी पूर्व मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा से खेड़ा नामक गाँव से प्राप्त हुआ है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका जो गोल्डन एज है, स्वर्ण काल है, यानी समृद्ध काल है, वो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व तक का माना है। आहड़ सभ्यता का पतन, डाउनफॉल कैसे हुआ, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, माना ही जाता है, सिर्फ अपना अपना ओपिनियन है। जैसे कि गोपीनाथ शर्मा जी बोलते हैं कि भाई यहाँ जो बनास नदी थी उसके अंदर भूकंप आया होगा, बाढ़ आई होगी, महामारी आदि को उसका पतन माना है। यदि इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार माने तो वो पशुपालन था। और एक मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि रंगाई छपाई लकड़ी के ठप्पे व छापे यहाँ से मिले हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये कि रंगाई छपाई लकड़ी के ठप्पे या छापे कहाँ पर मिले हैं, तो आपका हो जाता है आहड़ सभ्यता से। अब बात करते हैं बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता आपकी जयपुर जिले में स्थित है। इसका पुराना नाम विराटनगर है, जो कभी मत्स्य जनपद की राजधानी था। मत्स्य जनपद अलवर, भरतपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र था। जयपुर का पूरा नहीं था, जो पूर्वी हिस्सा था जयपुर का वो इसके अंदर शामिल था।
ठीक है। इसके बारे में आगे यदि बात करें तो बैराट से महाभारत काल के, मौर्य काल, गुप्त काल व गुप्त के बाद और गुप्त से पहले वाले साम्राज्य के बारे में भी यहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के विषय के अंदर बैराट का विशेष महत्व है। इसके अंदर एक बात और नहीं है, गुर्जर प्रतिहार काल का जो शुरुआती फेज है उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती है। और यहाँ पर पुराने महत्व की बैराट की 3 पहाड़ियाँ मिली हैं, जो कि भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी और बीजक डूंगरी आपकी है। इसके बारे में यदि आगे बात कर लेते हैं, दयाराम साहनी ने 1936-37 के अंदर इसकी खुदाई का कार्य किया। वहाँ पर उन्होंने बौद्ध विहार, अशोक स्तंभ व चैत्य आदि का निर्माण करवाया। विहार क्या होते हैं? जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो रहते थे, उनको विहार कहते थे। चैत्य इनका पूजा स्थल था। 1962 में कैलाशनाथ दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी ने भी यहाँ खुदाई का कार्य किया। अब ये भी थोड़ा सा एक अलग होता है कि भाई शुरुआत में तो आपको बताया था कि किस किस ने खुदाई की, लेकिन इससे रिलेटेड कौन थे, ये कूटवाचन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके अनुसार बैराट स्थल से पाषाण काल, तमर पाषाण काल एवं लो युग के तीनों कालों के अवशेष मिले हैं। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये कि भाई तीनों काल, पाषाण काल, तमर पाषाण काल व लो काल, तीनों का अवशेष कहाँ मिलता है? बैराट से मिलता है। बैराट की जो लिपि थी वो झंख लिपि थी। इसके प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। और ये जो लिपि थी वो गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि का एक अलंकृत रूप थी, यानी इसी का एक ऊपर इंक्रीज हुआ एक रूप था। और ये लिपि किस काम में आती थी? अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि झंख लिपि थी, किस काम में आती थी? जो बौद्ध विकसित हुए वो डिकोड करने के लिए, यानी भाषा को कूट करने के लिए इस्तेमाल करते थे इसको। जो प्राचीन चीनी यात्री है हेनसांग, उन्होंने भारत में बौद्ध स्थलों की यात्रा की, वह यहाँ पर भी आया था और उन्होंने बैराट स्थल का, ठीक है, अपनी किताब CUK में भी जिक्र किया है और वहाँ पर बौद्ध विहार होने की बात उसने की है। बैराट की खुदाई के अंदर बौद्ध मठ होने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन ये बन जाए कि बौद्ध मठ होने के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो बैराट में मिले हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र होने का प्रतीक मिलता है, यानी यहाँ पर स्कूल होते थे। पहली बार शिलालेख यहाँ पर अशोक ने लगवाए। यहाँ पर क्या पूरे भारत में सबसे पहली बार शिलालेख अशोक ने लगवाए और वहाँ कहाँ लगाए? बैराट के अंदर लगाए। और एक और बात, सबसे प्राचीन जो बौद्ध केंद्र है वो बैराट है। कहाँ का? बौद्ध धर्म का। आगे बात कर लेते हैं, सम्राट अशोक की जो आहत मुद्रा थी, जिसको पंचमार्ग मुद्रा भी कहते हैं, वो सबसे राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है भाई? आहत मुद्रा या पंचमार्ग मुद्रा, जो कि कहाँ से मिलती है? आपको बैराट से मिलती है। बैराट क्षेत्र से ही 1837 में कैप्टन बर्क ने बीजक की पहाड़ी से अशोक के बाबरू शिलालेख का खोज किया, पता लगाया। और आजकल ये जो शिलालेख है कोलकाता संग्रहालय के अंदर स्थित है। बाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं अपना कोटेशन लिखा है, जिसके अंदर कहा कि मैं बुद्ध धम्म संघ में अटूट विश्वास करता हूँ। ये इनकी शाखाएं होती थी, मतलब बौद्ध धर्म ही था लेकिन इनके नियम होते थे, नियम की शाखाएं होती थी। वैसे शाखाएं नहीं थी जैसे बाद में हीनिया ने महायान बना, वो वाला नहीं, ये इससे स्टार्टिंग वाला ही है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करते हैं तो इस शिलालेख के अंदर अशोक ने बौद्ध धर्म में फूट डालने वाले जितने भी भिक्षु थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनको यहाँ पर खुली ओपन चैलेंज किया है कि भाई यदि कोई भी बौद्ध भिक्षु संघ के अंदर फूट डालेगा तो उसको संघ से बाहर कर दिया जाएगा। अब इस सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमणकारों को माना जाता है, जो कि बिल्कुल लिखित रूप के अंदर है। हूण जो होते थे, हूण विदेशी आक्रांता थे, इन्वेडर्स थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए। आगे बात करते हैं, बैराट से बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए, इस बात का पता आपको पहले लग गया, क्योंकि चैत्य व स्तूप व मठ विहार के बारे में पता यहाँ पे चला है। चैत्य होते हैं जिनके अंदर पूजा होती थी, ठीक है। मठ व विहार भी होते थे जहाँ पर इनके बौद्ध भिक्षु रहते थे। स्तूप इनके पूजा स्थल भी होते थे। आगे बात करते हैं गणेशपुर सभ्यता के बारे में, जो कि नीम का थाना और सीकर जिले के अंदर स्थित है। कांटली नदी के किनारे पर ये स्थित थी। सीकर जिले के अंदर नीम का थाना तहसील के पास, जो कि आजकल जिला है, वहाँ पर खंडेला गांव हो, उसकी पहाड़ियों के अंदर इस सभ्यता की खोज हुई है। इस सभ्यता की खोज 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। भारत में गणेशपुर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताएं जितनी भी हैं उनकी माता या जननी कहा है। ये ध्यान रखेंगे आपकी भाई, भारत में जितनी भी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनकी माता या माँ या जननी किसे कहा है? गणेशपुर सभ्यता को। C14 के अनुसार इसका काल जो है 2800 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और यहाँ से जो प्राप्त तांबा है सबसे शुद्ध तांबा माना जाता है, जिसकी क्वालिटी 99% प्योर है। इस सभ्यता से आपको मछली पकड़ने के कांटे मिलेंगे जो कि तांबे के बने हुए हैं, और इस बात का प्रमाण देते हैं ये कि भाई कांटली नदी में सारे साल पानी रहता था। यानी आप ये बता सकते हैं कि भाई कांटली नदी किसी समय पूरे 12 नदी थी। और इस सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे एवं शाकाहारी भी थे। इस सभ्यता के अंदर डेली काम आने वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे थाली, चम्मच, कटोरा आदि। इस सभ्यता का जो भवन थे उसके निर्माण पत्थरों से हुआ था, और अन्य भी इसके अंदर बर्तन मिले हैं, जैसे तस्तरियाँ,
ठीक है, प्याले, कुंडियाँ आदि। यह सभ्यता सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर व भरतपुर तक फैली हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विराटनगर वाला जो एरिया था, उसके अलावा जो उसके जो पूर्व का जो एरिया छोड़ करके पश्चिम और दक्षिण की बात करते हैं तो उसके उधर ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, यहाँ से कपि स्वर्णिम मृद पात्र भी प्राप्त हुए हैं। जैसे इसके अंदर प्याले हैं, तस्तलियाँ हैं, कुंडियाँ हैं, जो गोलाकार बर्तन होते हैं उसको हम कपि स्वर्णिम मृद पात्र कहते हैं, जो कि मिट्टी से बने हुए थे। मृद पात्र मिट्टी से बने हुए। यहाँ से अन्य भी वस्तुएं मिली हैं बर्तनों के अलावा, जैसे कुल्हाड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ी, अनेक तांबे के आभूषण, तीर, भाला, सुई, इस प्रकार से। तो ये जो आपका था गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता थी। ये जो आपकी सभ्यताएं थी इनका 2 ही क्लास के अंदर आपका दी एंड हो गया है। इसका एक बार मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, पीछे वाले भी और जो नेक्स्ट आ सकते हैं वो भी, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन की सीरीज इसके अंदर आपको फ्री मिलेगी। उसको आप अपने आप का खुद का एग्जामिन कर सकते हैं और फ्री बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको ऐसे ही नियमित रूप से क्लास मिलती रहेंगी। बस मैं इसी चक्कर में था, 2 दिन क्लास इसलिए नहीं दी क्योंकि रिस्पांस का भी तो वेट करना होता है। यदि थोड़ा सा भी 2% भी रिस्पांस मिले, 1% भी मिले, तो काम करने का थोड़ा सा मन करता है। थैंक यू।